बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले है पोजीशन। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड बिलो द लेरिंग्स ऑन द ट्रिकिया। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये लेरिंग्स के नीचे ट्रिकिया पर मौजूद होता है। यहाँ डायग्राम की तरफ आ जाइए। यहाँ पर ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और इसके ऊपर ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको कहा जाता है थायराइड कार्टिलेज। और इस पूरे एरिया को जहाँ पे ये थायराइड कार्टिलेज मौजूद होता है, इस पूरे एरिया को लेरिंग्स कहा जाता है। और इस एरिया से आवाज़ भी निकलती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये वाइट डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी क्या हैं? ये भी ग्लैंड्स हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद होते हैं। दूसरा है शेप, बटरफ्लाई लाइक शेप। थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें तो ये किस तरह है? ये एक तितली नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई लाइक शेप कहा जाता है। फिर है लॉब्स। इट हैज़ 2 लॉब्स। लॉब कहा जाता है टुकड़े को, और थायराइड ग्लैंड के 2 लॉब्स होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड पर हम इस तरह सीधा लाइन ड्रा करें ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इस तरफ एक इस तरफ। इन दोनों को क्या कहा जाता है? लॉब्स। तो थायराइड ग्लैंड के 2 लॉब्स मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर है हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो होता है मंद्राजल हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। दे आर वो ये है। सबसे पहले है ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसको शॉर्टकट T3 भी लिखा जाता है। और दूसरा है टेट्राआयोडोथायरोनिन, इसको शॉर्टकट T4 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन। और तीसरा हार्मोन जो है वो है कैल्सिटोनिन। अच्छा, यहाँ पे ट्राईआयोडोथायरोनिन में ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यह ट्राई का लफ्ज़ 3 को कहा जाता है, और आयोडो मीन्स आयोडीन। तो अगर ट्राईआयोडोथायरोनिन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके अंदर 3 आयोडीन एटम मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। दूसरा टेट्राआयोडोथायरोनिन, यह टेट्रा लफ्ज़ 4 के लिए इस्तेमाल होता है, और आयोडो मीन्स आयोडीन। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन के स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन एटम मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। अच्छा, फिर है फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो अच्छा, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को एक हार्मोन स्टिमुलेट करवाता है। उस हार्मोन का नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होती है। पहले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। तो जब ये हार्मोन आ जाती है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोनों को रिलीज़ कर देती है और ब्लड सर्कुलेशन में भेज देती है। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम जो मैंने बना दिया है, ये सिर्फ फंक्शनल डायग्राम है, एग्जैक्ट एनाटॉमिकल डायग्राम ये नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो है ये जर्नल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, तो थायराइड ग्लैंड से सबसे पहले हम T3 और T4 के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 दोनों हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो जब ये दोनों ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और सर्कुलेट होते हैं, तो ये सारे बॉडी में क्या है हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी बना दी है, ह्यूमन बॉडी, रफ सा डायग्राम मैंने बना दिया है। ये समझ लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है। तो ये T3 एंड T4 हार्मोन दोनों
सारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं T3 एंड T4। तो जब ये दोनों ह्यूमन बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इनका फिर काम क्या होता है। अच्छा, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 में जो है प्रोमोट ग्रोथ। ये T3 और T4 दोनों हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब इंसान के बॉडी की नशोनुमा को ये क्या करते हैं, तरक्की देते हैं दोनों। अच्छा, फिर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है, अगर कोई चीज़ बन रहा है या कोई चीज़ टूट रहा है, ये सारी चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ये मेटाबॉलिज्म में आती हैं। मतलब ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो चीज़ों को ब्रेक डाउन करना और उस चीज़ों को छोटी चीज़ों से मिलकर बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, ये सारा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। ये कौन कंट्रोल करता है, T3 एंड T4 दोनों हार्मोन इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ NS, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, मतलब नर्वस सिस्टम का ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी तरक्की, उनको कौन T3 एंड T4 दोनों हार्मोन इस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को दोनों कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर है मसल ग्रोथ। मसल में भी सेल्स की साइज़ बढ़ जाती है और डिवीज़न वगैरह यहाँ पर नहीं होती। तो इन मसल की साइज़, मतलब मसल की ग्रोथ नशोनुमा में कौन हेल्प करता है, T3 एंड T4 हार्मोन दोनों मसल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, तो ये हो गई ह्यूमन बॉडी में इसकी फंक्शन। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनका कंसंट्रेशन बाज़ औक़ात कम होता है या उसकी लेवल हाई चली जाती है, मतलब कंसंट्रेशन मकदार में वो क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कई एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडीज़ में आती हैं। वो एबनॉर्मेलिटी अब हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले है हाइपरथायराइडिज्म एबनॉर्मेलिटी। इट में भी ये हो सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये हाइपरथायराइडिज्म में सबसे पहले ये हाइपर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हाइपर कहते हैं ज़्यादा को। तो इट इज़ अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है इन विच द थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायराइड ग्लैंड डू करता है ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा पैदा करना किसी चीज़ को, ऑफ द थायराइड हार्मोन। मतलब थायराइड हार्मोन, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा पैदा कर देता है, अपनी अमाउंट से ज़्यादा हार्मोन पैदा करता है। उस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। इसके फिर कुछ सिम्टम हमारे बॉडी में नमूदार हो जाते हैं। वो सिम्टम क्या है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म बिकम फास्ट। तो जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, चीज़ों की ब्रेकडाउन वगैरह तेज़ हो जाती है। अच्छा, फिर है वेट लॉस, और वज़न गिरता है, मतलब वज़न कम हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि जो चीज़ें बॉडी के अंदर मौजूद है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, मेटाबॉलाइज हो रहा है। तो इसकी वजह से बॉडी में कुछ चीज़ बचता नहीं, तो इसीलिए वेट लॉस शुरू हो जाता है। तीसरा है हाई बीपी और ब्लड प्रेशर। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो कुछ हमारे बॉडी में सेलों के अंदर मौजूद होता है वो मेटाबॉलाइज हो रहा है, तो उसकी कमी आती है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ताकि चीज़ों को जल्दी सेल तक पहुंचाया जा सके। फिर है हार्ट रेट, और हार्ट का स्पीड भी क्या हो जाता है, वो तेज़ हो जाता है। मतलब हार्ट अपनी पंपिंग एक्टिविटी को क्या कर देता है, तेज़ कर देता है, ताकि सेलों को फूड सप्लाई, मटेरियल, ऑक्सीजन वगैरह इन चीज़ों को सप्लाई किया जा सके। ये क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पास्ट हो चुका है, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना T3 और T4 का काम होता है। फिर है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़, और बॉडी का टेम्परेचर भी ऊपर चला जाता है। ये क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब होती है तो उस दौरान हीट प्रोडक्शन भी होती है, इसलिए मेटाबॉलिज्म की वजह से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। अच्छा, फिर है अदर डिजीज़। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से दूसरी बीमारियां भी पैदा होती हैं।
जैसा कि सबसे पहले है ग्रेविस डिजीज़ और दूसरा है एक्सोप्थाल्मिया। यहाँ पे हम इन दो डिजीज़ को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर हम अलग लेक्चर बनाने वाले हैं और वहाँ पे इन दोनों को डिटेल में क्या तफसील से हम वहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रेविस डिजीज़ क्या होता है। ये ग्रेविस डिजीज़ जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा दिमागी निज़ाम जो है बॉडी के अंदर, वो इसमें मुलविस होता है। वो कैसे? सबसे पहले हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाता है जो मैं अभी वाई से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, और ये एंटीबॉडी सिमिलर होती है इस TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की शक्ल में। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये एंटीबॉडी मुशाबहत रखती है। ये इन दोनों की शक्ल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये फिर क्या करती हैं, ये वाई शेप एंटीबॉडी, ये क्या है? ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। ये चली जाती है और क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बजाय ये एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि ये इसके हूबहू होती हैं, मतलब इससे रिजेम्बलेंस आती है। अच्छा, तो जब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं तो थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूसली अपने हार्मोनों को ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। इसी वजह से थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और इसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन की लेवल ऊपर चली जाती है और उस कंडीशन को फिर क्या कहा जाता है? ग्रेविस डिजीज़। दूसरा है एक्सोप्थाल्मिया। इस एक्सोप्थाल्मिया में क्या होता है? एक्सोप्थाल्मिया में हमारे जो आई का जो ये ऑर्बिट है ये मुकम्मल स्वेल अप हो जाता है, मुकम्मल फूल जाता है, और ये एक्सोप्थाल्मिया ग्रेविस डिजीज़ के रिज़ल्ट में होती है। मतलब पहले ग्रेविस डिजीज़ हो जाता है, उसके रिज़ल्ट में एक्सोप्थाल्मिया हो जाती है और फिर ये आईबाल बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को एक्सोप्थाल्मिया कहा जाता है। दूसरा हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे ये हाइपो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हाइपो कहा जाता है बिलो, लो, मतलब इट इज़ अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है इन विच द थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायराइड ग्लैंड डू लेस प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। मतलब इसमें थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, कम मकदार में थायराइड हार्मोन को क्या करता है? रिलीज़ करता है। अच्छा, तो इसकी वजह से भी कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में ज़ाहिर होते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म बिकम स्लो। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस बिकम स्लो। दूसरा होता है वेट गेन। इसकी वजह से वेट गेन भी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं हमारे बॉडी में मौजूद है वो मेटाबॉलाइज नहीं हो रही है, इसीलिए वेट गेन शुरू हो जाएगा। तीसरा है डिक्रीज़ बीपी भी डिक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, क्योंकि सेलों में फूड मटेरियल वगैरह काफ़ी मकदार में मौजूद है, क्योंकि वो मेटाबॉलाइज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए बीपी भी नीचे चली जाती है, ताकि फूड वगैरह की सप्लाई सेल तक कम हो जाए। और इसके साथ साथ हार्ट रेट भी नीचे चला जाता है, क्योंकि हार्ट रेट भी नीचे चला जाता है ताकि फूड सप्लाई वगैरह सेल तक कम हो जाए। और आखिरी पॉइंट जो है बॉडी टेम्परेचर बिकम डिक्रीज, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाएगी तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगी, इसीलिए टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। अदर डिजीज़, इस हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी दूसरे डिजीज़ काज होते हैं। यहाँ पर हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है गाइटर। तो थायराइड ग्लैंड जब हार्मोनों को रिलीज़ कर देता है, या हार्मोन ये T3 और T4 हार्मोन बनाने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत होती है, और वो केमिकल है आयोडीन। तो जब आयोडीन की कमी आ जाती है तो
ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन इन दोनों को पैदा नहीं कर सकता, इसको बना नहीं सकता। तो इसी वजह से ये थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, बिकम स्वेल, ये फूल जाता है सारा का सारा। उस कंडीशन को गाइटर कहा जाता है। फिर है मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा में T3 और T4 दोनों का लेवल क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। और ये कब होती है, ये एडल्ट स्टेज में होती है। एडल्ट में बालिग लोगों में T3 और T4 का लेवल जब नीचे आ जाता है, उससे जो डिजीज़ जो कंडीशन काज होती है उसको मैक्सिडिमा कहा जाता है। फिर है क्रेटिनिज्म। ये क्रेटिनिज्म में भी T3 और T4 दोनों का लेवल नीचे आ जाता है, लेकिन ये इन्फेंट में होता है। इन्फेंट, ये इन्फेंट में होता है, छोटे बच्चों में ये काज होता है। मतलब जो छोटे बच्चों में T3 और T4 का लेवल नीचे आ जाए उसको हम क्रेटिनिज्म कहेंगे। फिर है दूसरा फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है, कैल्सिटोनिन मेंटेन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इसका काम होता है कैल्शियम को मेंटेन रखना ब्लड में। अच्छा, तो यहाँ डायग्राम में आ जाइए। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, कैल्सिटोनिन को रिलीज़ कर देता है। इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूँगा। और ये कैल्सिटोनिन यहाँ पे मैंने इसको C से रिप्रेजेंट किया, और ये कहाँ पे, ये सारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ पे मैंने कैल्सिटोनिन को एक ह्यूमन लाइक बॉडी से रिप्रेजेंट किया कि ये क्या है, ये कैल्सिटोनिन है। अच्छा, तो जब हम खुराक खाते हैं तो उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। तो कैल्शियम ब्लड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो यहाँ पे जब आ जाता है तो यहाँ पे ये कैल्सिटोनिन इस ब्लड में मौजूद होता है, और इस कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो अगर यहाँ पे सर्कुलेशन में कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो गई तो ये क्या कर देता है, यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये कैल्सिटोनिन ने कैल्शियम को किक दिया है और ये भेज देता है इसको कहाँ पे, ये भेज देता है इसको बोन की तरफ। और यहाँ पे कैल्शियम क्या हो जाता है, बोन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये बोन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। जब ज़्यादा हो जाती है तो ये बोन की तरफ उसको कैल्शियम को भेज देता है। अच्छा, और कैल्सिटोनिन की अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, या इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर इसकी प्रोडक्शन ओवर हो जाए कैल्सिटोनिन की, या बिलो चला जाए, या कैल्सिटोनिन का लेवल नीचे चला जाए, कम हो जाए, तो इन दोनों की वजह से फिर क्या होता है, फिर इससे किडनी फॉर्मेशन का ख़तरा होता है। किडनी स्टोन्स बनने का ख़तरा होता है। इसके साथ नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है, नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा मसल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मसल्स, ये सारी चीज़ें ETC ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। किडनी में स्टोन किस तरह बनती है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे कैल्सिटोनिन की कमी है, तो यहाँ पे कैल्शियम लेवल फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम को भेजने का जो कैल्सिटोनिन का ज़िम्मा था, कैल्सिटोनिन तो यहाँ है नहीं, तो सारा कैल्शियम इस ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगा, उसको बोन तक भेजने वाला जो था वो एब्सेंट है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैल्शियम तो सर्कुलेट होगा, तो ये जब ये ब्लड जब किडनी से पास होगा तो यहाँ पे ये कैल्शियम का जमा होने का ख़तरा होता है।
ये डॉट जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये क्या है, ये डिपॉजिट कैल्शियम है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम जमा हो चुके हैं। तो फिर ये आगे स्टोन का शक्ल इख्तियार कर देती हैं और फिर किडनी को मज़ीद नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है इस स्टोन से। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे।